नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ अब मैं हूं दिनेश गौतम और आप जानते हैं काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1.5 घंटे बाद दिल्ली में रेखा राज की शुरुआत होने वाली है। अब से 15 मिनट पहले उन्होंने कश्मीरी गेट में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, दर्शन किए और शपथ ग्रहण से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया। रेखा गुप्ता जहां सीएम पद की शपथ लेंगी, उनके साथ 6 मंत्री और शपथ लेंगे और इसके लिए रामलीला मैदान पूरी तरह तैयार है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक के बाद दूसरे राज्य के जीतते जाने से जोश हाई है। यहां आप तस्वीरें देख रहे हैं, रेखा जी के चेहरे पर मुस्कान है, आत्मविश्वास है, विक्ट्री साइन साथ में वो यहां आप देख रहे हैं। एलजी से मुलाकात के बाद भी ये विक्ट्री साइन उन्होंने डिस्प्ले किया और इस समय तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जगह जगह इस विक्ट्री साइन को दिखाने के मौके हैं। दिल्ली में शपथ ग्रहण को लेकर बड़ी खबर आपके सामने रख दूं। शपथ ग्रहण को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी, रामलीला मैदान के बाहर जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी का फ्लैग लहराया जा रहा है। यहां दिखाता हूं आपको खुशियां मनाए जाने की वो तस्वीरें। 12:30 बजे का वक्त तय है आज शपथ ग्रहण के लिए, लेकिन उससे पहले देखिए आप, ये है रामलीला मैदान का की वाइब्स, वहां से आने वाली तस्वीरें। थोड़ा डांस करके बताओ, कैमरे पे देखिए, हमारे दर्शक देखिए, ये देखिए उत्तराखंड के ये तमाम जो नृत्य है, ये उत्तराखंड का नृत्य जो है यहाँ पर ये लोग करने वाले हैं। और ये लोग यहाँ पर उत्तराखंड से आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ये जो शपथ ग्रहण का जश्न है वो मनाने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और एक एक करके यहाँ पर देखिए तमाम। अरे क्या लग रहा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला को बना दिया। अच्छा करा सरकार ने, बढ़िया करा है, बनाना चाहिए, सही करा महिला को मुख्यमंत्री बना के, बहुत जिंदाबाद है। देखिए, क्या नाम है आपका? नेहा जी, ये बताइए, महिला मुख्यमंत्री बनाई है, ठीक बनाया है? महिला को मुख्यमंत्री बनाया है, बहुत ही खुशी की बात है। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, आप लोगों को भी खुश होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी? महिला को मुख्यमंत्री बना दिया आपको? बहुत अच्छा, बहुत। देखिए, ये तमाम जो महिलाएं, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं और चारों तरफ का नजारा कुछ इसी तरीके का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है अपने, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर झंडा लहराया जा रहा है और यहाँ पर बैंड के साथ, बाजों के साथ ट्रेडिशनल जो वाद्य यंत्र है उनके साथ तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑटो वाले भी आए। इन 5 तस्वीरों में बयान हो जाएगा आज की सबसे बड़ी खबर और उसके अलग अलग पहलू कौन से हैं। आज 12:35 पर रेखा गुप्ता दिल्ली के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली हैं। रामलीला मैदान इसके लिए तैयार है। इसके पहले जैसा मैंने आपको बताया, कश्मीरी गेट पहुंचकर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन करके आशीर्वाद लिया है और दिल्ली बीजेपी का जोश गजब का हाई है। 48 सीटें जीतने के बाद और उसके बाद बगैर किसी गतिरोध के, बगैर किसी समस्या या विघ्न के, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सबकी सहमति के साथ रेखा गुप्ता सीएम बन रही हैं, उसको लेकर जोश हाई है। शपथ ग्रहण से पहले परवेश वर्मा क्या बोले, जिनको पहले सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था सीएम बनने का, जो जिम्मेदारी मिली वो निभाऊंगा और विकसित दिल्ली बनाने का भारतीय जनता पार्टी का जो वादा है उसको साकार किया जाएगा। शपथ ग्रहण से पहले परवेश वर्मा का यह बयान, डेप्यूटी सीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कहा, कल एक्चुअली जैसे ही सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम का अनाउंसमेंट हुआ, उसी के साथ साथ खबर पहले यह भी आई कि विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर बनाया जाना है और डेप्यूटी सीएम बनाया जाने वाला है परवेश वर्मा को। लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया पार्टी की तरफ से कि सिर्फ अभी सीएम का चयन हुआ है, अभी स्पीकर के पद पर और डेप्यूटी सीएम के तौर पर किसी नाम पर फैसला नहीं हुआ है। और इसीलिए ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। परवेश वर्मा से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाया जाएगा। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 48 सीटें जिताकर दिल्ली में हमारी सरकार बनाई है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारा जो वायदा है दिल्ली से विकसित दिल्ली का, हम उसको पूरा करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में हर बात जो हमने बोली है हम उसको पूरा करेंगे, हम उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समर्थन सीएम बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा सवाल है, हर कोई यही पूछ रहा है। आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं
भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहना है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पिताजी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, भारत का मंत्री बनाया था और शपथ ग्रहण से पहले बोले मनजिंदर सिरसा, पीएम के विजन को साकार करेंगे। कहा मनजिंदर सिरसा ने 12 साल बाद हमारे समुदाय को हक मिल रहा है। मनजिंदर सिरसा ने कहा, शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने ये बात कही है। धन्यवाद करता हूं मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, माननीय जगप्रकाश नड्डा जी का, अध्यक्ष जी का, हमारे प्रभारी पांडा जी का, सचदेवा जी का, जिन्होंने मुझे उस टीम में काम करने का मौका दिया है जो दिल्ली के अंदर मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को साकार करने जा रही है। ये बहुत बड़ा बात है, ये बहुत बड़ा एक गर्व का विषय हम सबके लिए कि जब दिल्ली दोबारा से विकसित होने जा रही है, जब दिल्ली के अंदर गंदगी बाहर जा रही है, जब दिल्ली से साफ हवा, साफ पानी और साफ यमुना जी लाई जा रही है, उस टीम में मुझे भी काम करने का मौका मिल रहा है। और उससे भी मैं प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। 12 साल हो गए केजरीवाल जी ने हमारा हक छीना था। जब से दिल्ली की विधानसभा स्थापित हुई है, एक सिख मंत्री हमेशा इस विधानसभा में रहता था, लेकिन केजरीवाल जी ने हमारे हक पे डाका डाला। और मेरे प्रधानमंत्री जी, जो देश और दुनिया भर के सिख से दुखी थे, आहत थे, आपने उस पीड़ा को समझते हुए उस हमारे हक को वापस हमें देने का काम किया है। मैं उसके लिए भी उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और देश और दुनिया के सिखों की तरफ से मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस भावना को समझा है कि जो हमारे हक पे डाका डाला गया था, वो हक हमें वापस दिया है। क्या प्रायोरिटीज रहेंगी आपकी इस गवर्नमेंट की? प्रायोरिटीज देखिए, सबसे बड़ी तो गंदा पानी जो घर घर में जा रहा है उसको स्वच्छ जल पहुंचाना, स्वच्छ हवा दिल्ली के बच्चों तक पहुंचाना। आज बच्चे की सांस ही नहीं ले पा रहे। दिल्ली की यमुना जी की सफाई करना, जिसको केजरीवाल जी ने मां यमुना जी के प्रति ये कहा कि इसकी सफाई करने से वोटें नहीं मिलते। क्या मां की सेवा करने से कोई कहे मुझे वोटें नहीं मिलती इसलिए मां की सेवा नहीं करूंगा? कमाल हो गई। इस मानसिकता को बदलना ये हमारी प्राथमिकता है। आइडियोलॉजी क्या होती है, उसका फर्क क्या होता है, ये बात भी रेखांकित की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ये बखूबी रेखांकित की जा रही है। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों के साथ इसकी चर्चा जरूर होगी। हमारे संवाददाता भी आपको नजर आ रहे हैं, आपको राकेश पांडे नजर आ रहे हैं और साथ में अमित भी नजर आ रहे हैं, जो कि हर एक खबर पर बारीक निगाह बनाए हुए हैं। इसके अतिरिक्त चारू प्रज्ञा आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बात कहेंगे। अवधेश कुमार जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग आप सबको, सुप्रभात। और आज का ये दिन, क्योंकि आप सब दिल्ली और विसिनिटी कहीं ना कहीं रह रहे हैं, आपके लिए ये, अपने लिए ये दिन किस तरीके का है? क्योंकि जाहिर है जिन बातों का जिक्र यहां मनजिंदर कर रहे थे, हवा की बात कर रहे थे, पानी की बात कर रहे थे, हर किसी का कंसर्न है। यहाँ का पोल्यूशन, खास तौर से बच्चों बुजुर्गों की जो हालत यहाँ हो जाती है 6-7 महीने लगातार, वो हम सबसे छुपा नहीं है, हम सब उसके भुक्तभोगी हैं। क्या अब इन चीजों में रिमार्केबल, निर्णायक और महसूस होने वाला फर्क हमको जल्द दिखाई देने वाला है? प्रज्ञा जी। आज इतनी शुभ घड़ी है कि दिल्ली से आपदा चली गई और रेखा जी का कार्यकाल आज से शुरू होता है। मैं ऐसा मानती हूं कि ये दिल्ली का स्वर्णिम समय फिर से शुरू हो रहा है। रेखा जी इज अ वंडरफुल पर्सन। वो बहुत ही सरल है, स्वीट है, हार्ड वर्किंग है, बहुत ही प्रखर प्रवक्ता है और उनका जो हिस्ट्री ऑफ वर्क रहा है, जो उनका कार्यकाल रहा है, वो बहुत ही बढ़िया रहा है। वो 3 बार पार्षद रह चुकी है, वो डूसू की प्रेसिडेंट रह चुकी है, वो महिला मोर्चा में काम कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ बहुत लगाव, बहुत ममता के साथ और बहुत डेडिकेशन के साथ वो काम करती है। सो आई थिंक दिल्ली बहुत लकी है कि अब उनको ऐसी लीडरशिप मिलेगी जो पिछले 11 साल में सैडली बड़ी लैकिंग थी। हम तो बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं दिनेश जी। आज की तारीख में भारत कहां जाने के सपने देख रहा है। प्रज्ञा जी, वही तो सवाल है। आज भी सवाल यही है कि हम लोग तो कई बार ये सोचते हैं कि दिल्ली में अब रहा जाए दिल्ली के आसपास या चला जाए, झोला उठा लिया जाए अब यहां से। तो क्या अब यहां पर वाकई अब झोला यहीं पर रखने और बस जाने के लिए अब माकूल वक्त आ जाने वाला है क्या? अमित के पास चलेंगे और भारतीय विचारों और परंपराओं में राज की, लोगों को सुविधा देने की जो परिकल्पना होती है उसको साकार करेंगे। साधु संतों की मौजूदगी में ये बात पुरजोर तरीके से स्थापित करने की यहां पर कोशिश हो रही है। अमित के पास एक बार फिर से चलने की कोशिश करता हूं, वरना राकेश उसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं। अमित, अगर आपको आवाज आ रही है, क्या खबर है इस वक्त? राकेश के पास चले। राकेश, आप जहां मौजूद हैं,
क्या क्या ऐसा है जो दर्शकों को दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं आप? तो दिल्ली अब दूर नहीं कहा जाता है, लेकिन लग रहा है मेरी आवाज के लिए अभी भी दिल्ली दूर है। अवधेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिनेश जी, अच्छा, देखिए मैं चलिए। मौजूद हूँ रामलीला मैदान के बाहर। सामने ये सड़क है, भीड़ है, ट्रैफिक जाम है। जाहिर सी बात है रूट को डाइवर्ट किया गया है क्योंकि शपथ ग्रहण है, और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण इसलिए क्योंकि बीजेपी का लंबा वनवास, कई सालों का वनवास जो है 27 साल का, वो समाप्त हुआ है। सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद है। आप देखिए कमांडोज भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। अभी राकेश जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसको फुल फ्रेम दिखाइए। राकेश की तस्वीरों को फुल फ्रेम प्लीज दिखाइए। वो कहां कहां क्या दिखा रहे हैं वो दिखाइए। राकेश प्लीज गो अहेड। राकेश बता रहे हैं, देखिए रामलीला मैदान में जब तक उनको मेरी आवाज मिले, क्योंकि वहां जैमर लगे हुए हैं इसलिए मेरी आवाज डिलेड पहुंच रही है उन तक, और इसलिए वो इशारा कर रहे हैं कि क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं आ रही है। ये होता है हम लोगों के साथ अक्सर, क्योंकि यहां जहां वीआईपी मोमेंट होते हैं वहां पर जैमर लगे हुए होते हैं और हम लोगों को आवाज डिलेड पहुंच रही होती है, और इसलिए कम्युनिकेशन एक समस्या, एक चैलेंज बन जाता है। अवधेश जी, मैं राकेश कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात सुनने के बाद अवधेश जी आपके पास आ रहा तो ये तस्वीरें हैं रामलीला मैदान के बाहर, विकसित दिल्ली शपथ समारोह। सत्येंद्र आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए जो इस शपथ समारोह को जो नाम दिया गया है वो विकसित दिल्ली शपथ। और अब आप ये देखिए कि वहां पर जो चल रहा है पार्श्व में आपको आवाज आ रही होगी, राम आएंगे। दिनेश जी, आपने जो आरंभ में कहा कि क्या निर्णायक, दिखाई देने लायक, महसूस होने वाली ये परिवर्तन दिखाई देगा। दूसरा भी आपने कहा जो शपथ ग्रहण समारोह का कैरेक्टर बीजेपी ने चेंज किया है, उस पर भी आपने टिप्पणी की है। वो दोनों महत्वपूर्ण ऐसे ही टिप्पणियां हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह केवल दिल्ली का नहीं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने शपथ ग्रहण को एक व्यापक आयाम देने की कोशिश की है, जिसमें से समाज के हर उस तबके को, समूह को, जो आज तक इनवाइट नहीं किया है। किसी का व्यक्तिगत संबंध किसी साधु संत से हो तो उनको बुला लेना है, लेकिन नॉर्मली हमारे समाज में प्रेरणा के लिए साधु संत सन्यासी भी हैं, उनकी भूमिका इस देश में हो। जो हमारे देश के झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं उनकी भी भूमिका हो, जो हमारे देश के शिल्पकार हैं उनकी भी भूमिका हो, जो देश के उद्योगपति हैं, जो देश के फाइनेंसर हैं उनकी भी भूमिका हो, और विद्वानों की भी भूमिका हो, पॉलिटिशियन को हो। तो एक समाज के सभी तबके को लाके एक आयाम देने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। और गांधी जी ने यह कहा था कि मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रयत्न करूंगा और ऐसे संविधान के लिए प्रयत्न करूंगा जिसमें समाज के एक एक व्यक्ति को यह महसूस हो कि यह देश उनका है और इनके पुनर्निर्माण में उनकी भूमिका है। ये कैरेक्टर, बड़े पहले के लोग, ऐसा तो मैं नहीं किसी को कह दूं कि उनकी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन इस रूप में उसको सामने रखना। लेकिन अवधेश जी, इससे पहले तो यही दावा किया गया कि आम आदमी पार्टी के बीच में से निकले हुए लोग हैं, आम आदमी के बीच में से निकले हुए लोग हैं जिनको पार्टी का नाम दे दिया गया, और उनके शपथ ग्रहण में भी आम लोग पहुंच रहे हैं। इस हिसाब से संजीव कौशिक जी के पास पहुंचूंगा मैं। संजीव कौशिक जी, ये जो कैरेक्टर डिफाइन करने वाली बात है, ये जो आइडियोलॉजीज पर चलने वाली बात है, ये जो कहा गया कि यमुना जी अगर उससे वोट नहीं मिलेगा तो क्या आप उनको साफ नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे? क्या आप अपनी मां की सेवा ये देखकर करेंगे कि आपको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? क्या आइडियोलॉजी की भी एक बड़ी लंबी और गहरी लकीर खींच दी गई है? दिनेश भाई, दिल्ली और देश की जनता देख रही है और बखूबी समझ रही है कि यमुना जी का इस्तेमाल कैसे किया गया, किस तरह से प्रशासनिक तंत्रों का इस्तेमाल किया गया। अभी मुख्यमंत्री का चयन हुआ नहीं, अभी कैबिनेट बैठक हुई नहीं, और यमुना जी की सफाई शुरू। अरे कल के लिए सोचा था क्या आपने, रात 8 बजे से पहले बोलने के लिए? अब तो हो गया चयन। नहीं, अब तो हो गया, तो ठीक है, लेकिन काम तो इससे पहले शुरू हो गया ना। तो ये काम यदि 2 दिन पहले 3 दिन पहले शुरू हो सकता था तो 1 साल पहले भी शुरू हो सकता था। तो वो जानबूझ करके क्या किया गया? देखिए, आज का दिन भारतीय जनता पार्टी का दिन है, कहने में कोई बुराई नहीं है कि लोकतंत्र में जन्म सर्वोपरि। तो संजीव भाई, ऐसा क्यों नहीं है कि आप भी उतर जाइए यमुना जी में, केजरीवाल जी भी जाएं, और जहां जो गंदगी अगर कहीं दिखाई दे रही है, जो भूमिका वो निभा सकते हैं उसको साफ करने में निभाएं? क्यों ना हम सब लोग ये करें? ये क्यों होता है कि देखिए उन्होंने तब तक नहीं किया, अब ये कर रहे हैं, अब हम करेंगे, अब हम पहले कर रहे थे, हमको करने नहीं? ये ब्लेम गेम समाप्त होगा क्या?
गौतम भाई, हम दाएं बाएं झुकने नहीं देंगे। हम सीधा स्टेट लाइन पे जितनी भी इनके वादे हैं वो पूरे वादे हमारे दिमाग में छपे हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि होली से पहले यदि एक गैस सिलेंडर मुफ्त में यदि दिल्ली की जनता को मिले वो सबसे ज्यादा बेहतर। 500 रुपए का घोषणा हो जाए, 500 में सिलेंडर मिलना शुरू हो जाए वो बेहतर। 2500 रुपए मिलना शुरू हो जाए वो सबसे ज्यादा बेहतर। तो जो घोषणाएं इन्होंने की है वो घोषणा जितना जल्दी लागू करे वो ज्यादा बेहतर है। विद्यार्थियों को 15,000 मिलना शुरू कर दे यदि वो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है तो। गरीब बच्चों को यदि 1,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं तो आप पूरा मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का रट के बैठे हुए हैं। एक लाइन में बोलूंगा संजीव जी, जिस दिन शपथ ग्रहण होता है, देखिए वो सभी की सरकार है, थोड़ा मंगल और शुभ बात की जाती है। कल से हो सकता है, ये महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। ये महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। पॉलिटिक्स में भी ये रहा है, पहले दिन जो है शुभकामनाएं देना, मंगल कामना करना, दिल्ली का विकास हो, लेकिन पहले दिन से ही अटैकिंग मूड में, निगेटिव मूड में आ जाना है। आम आदमी पार्टी की कौन सी पॉलिटिक्स है? अरे पहली लाइन तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने तो पहले ही कहा कि दिल्ली की जनता ने उनको चुना है। भाई साहब स्वागत है, बहुत शेखर अय्यर सर का भी कमेंट लेता हूं उस पर। शेखर अय्यर सर, क्या जिम्मेदारियों का बोझ और चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, खास तौर से वाटर और एयर पोल्यूशन के मामले में? क्या ये चैलेंज है? और क्या अगर ये चैलेंज है, क्योंकि इसके पहले हमने ये देखा कि ये मुद्दा तो रहता है लेकिन इसको लेकर कुछ ऐसा होता नहीं है। आप एक्सरे लेकर सामान्य आदमी का जाएं जो कभी स्मोकर नहीं है, उसको डॉक्टर देखकर ये पूछता है कि आप क्या स्मोकर हैं? जब वो कहता है नहीं तो कहता है दिल्ली रहते हैं क्या आप, या दिल्ली आसपास रहते हैं क्या? तो ये स्थिति जहां की है, क्या वहां अब चीजें वाकई ठीक होने वाली? नहीं, देखिए बड़ी कोशिश हो रही है डेफिनेटली। मतलब सरकार बनने से पहले आपने देखा एलजी ऑफिस की तरफ से, पीएमओ की तरफ से यमुना को साफ करने का जो भी कार्यक्रम है उसका एक रूपरेखा देने की कोशिश हुई है। इसका मतलब है क्योंकि मोदी का गारंटी का जब स्टैंप लगा है और प्राइम मिनिस्टर स्वयं चाहते हैं कि दिल्ली के लिए जो भी प्लान है एक मॉडल प्लान हो और दिल्ली एक मिनी इंडिया के रूप में, एक मॉडल स्टेट के रूप में पेश करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो इसमें जो मैं कह सकता हूं, ये जो मंत्र जो रहेगा कि डिलीवरी, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी जितने भी वादे किए गए, सारे वादे अभी मोदी जी की गारंटी है, उसको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करना है। और मेरी समझ है कि एक टाइम टेबल बनाया गया है जिसमें 6 महीने में हमें क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, 2 साल में मानता हूं कि यमुना के लिए रखा गया है कि 2 साल में विजिबल जो चेंज होनी चाहिए ग्राउंड पे और पानी में और वातावरण में, ये हम देख सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि संजीव कौशिक जी और उनकी पार्टी को कुछ ऑल्टरनेट सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाइमलाइन के साथ डिलीवरी देखें तो वो लोग जो पूछते थे कि मंदिर बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, अब वो कहां है? ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं। 370 वाले वो लोग जो कहते थे कि बाजुएं वो जो उठेंगी 370 जिंदाबाद करने के लिए कट जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, मिल नहीं रहे हैं। तो यहां डिलीवरी और उन मुद्दों पर जो असंभव लगते हैं उस पर भी डिलीवरी करते आता है संजीव कौशिक जी। इसलिए मेरे को लगता है इस तरफ तो आपको बहुत विपक्ष वाली भूमिका, अंकुश वाली नहीं निभानी पड़ेगी। देखिए, दिल्ली की जनता ने विपक्ष की भूमिका हमें दी है, हम विपक्ष की भूमिका लगातार निभाते रहेंगे। और इनको फिर मैं दोबारा दोहरा दूं कि आज के लिए बधाई, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी है और हम चाहेंगे कि दिल्ली की जनता से जो वादे किए गए हैं उन वादे पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरे। अच्छा, एक बात बताइए संजीव जी, मान लीजिए कर दिया इन्होंने और टाइम लाइन के साथ कर दिया, तो आप ये कहेंगे कि हमको काम नहीं करने देते थे यहाँ क्योंकि उन्हीं की सरकार थी, केंद्र से सहयोग मिला इसलिए हो गया, ये राग अलापेंगे आप? ये कहेंगे या आप ये कहेंगे कि डिलीवर किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि ये काम करेंगे तो दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे ना। हम भी चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए काम करे। दिल्ली की जनता ने इन्हीं वायदों पर और इन्हीं भरोसों पर तो वोट दिया है ना। तो दिल्ली की जनता के लिए यदि ये काम करते हैं चारू प्रज्ञा जी के पास, चारू प्रज्ञा जी, बड़ी बारीक निगाहें और बड़ी जिम्मेदार भूमिका विपक्ष निभाना चाह रहा है, लेकिन अब स्कोप क्या देखती हैं आप विपक्ष के लिए? कहां, कितना, कैसा स्कोप देख रहे हैं? दिनेश जी देखिए, बहुत आदर के साथ ये बात कहना चाहती हूँ, ये इसी तरीके की निगाहें लगाकर राष्ट्रीय स्तर पे भी बैठे हैं, तो उसके बावजूद देश की जनता तो इनको नकारती आ रही है। हाँ, दिल्ली में इनके पाप के घड़े को भरने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन अभी खत्म हो गया है। आज इतना शुभ दिन है और इस दिन बस पहुंच गई है। चारू प्रज्ञा जी, मैं जरा तस्वीरें भी बताता चलूं, नए चुने हुए विधायकों को लेकर बस पहुंच गई है रामलीला मैदान। अमूमन हम क्रिकेट के संदर्भ में देखा करते हैं कि खिलाड़ियों को लेकर मैदान के करीब ही पवेलियन के आसपास आपको क्रिकेटर दिखाई देते हैं, लेकिन उससे पहले बस से उतरते हुए डिबोर्ड करते हुए दिखाई देते हैं। किसी क्रिकेट मैच से कम रोमांचक नहीं था कल, जब तक 8 बजे तक आपने ये नहीं सुन लिया कि कौन होने वाला है दिल्ली का सीएम, क्योंकि दिल्ली में जो इसके पहले की परिपाटी रही है उसी हिसाब से लोग समझते रहे कि जिस नाम को सबसे ज्यादा समझा जाएगा वो आखिरकार नहीं दिखाई देगा। राकेश पांडे आपको बता रहे हैं कौन कौन पहुंच गया, कौन कौन पहुंचने वाला है, क्या देख रहे हैं रामलीला मैदान से? ओवर टू यू राकेश। क्या कहेंगे सर आप?
बिल्कुल, देखिए दिनेश जी, लगातार मंच पर जो कैबिनेट में जो होंगे मंत्री, जो शपथ लेंगे, विधायक जो है वो मंच पर मौजूद हैं, पहुंच चुकी हैं रेखा गुप्ता भी। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, लगातार लोगों का, कार्यकर्ताओं का आना यहाँ पर जारी है, जो रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं। और मैं पहले कह रहा था कि आप देखिए, एक तस्वीर में दिखा देता हूँ, फिर लोगों से बातचीत भी करूंगा। आप ये देखिए, आप लोग रुकिए, बातचीत करते हैं आपसे। विकसित दिल्ली शपथ समारोह रखा हुआ है, सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह नहीं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम सियासत को बदलेंगे। रामलीला मैदान में ये शपथ समारोह है, आप लोगों को क्या लग रहा है, कितना बड़ा ऐतिहासिक मौका है? ये ऐतिहासिक मौका है, अनेक ऐतिहासिक मौके हुए हैं यहाँ। ये ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है जिसने ये भूमि नहीं देखी है, ऐसा कोई एमएलए नहीं होगा देश का जिसने ये भूमि नहीं देखी है। यहाँ युद्ध भी हुए हैं, यहाँ करीब 500 युद्ध हुए हैं 500 साल से, जब से ये दिल्ली बसी है। यहाँ शाहजहां भी आया है, ये जाफर भी आया है, और ये बने। इनका गांव उजाड़ के तब बनी है नई दिल्ली, और ये बनी थी परे दिल्ली। मैं राधेश्याम मालचा हूँ, आप मालचे में बसे हुए हम। ठीक है दिनेश जी, आप देखिए, लोग आ रहे हैं तो प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कम से कम जब से नोएडा में हूँ, दिल्ली में हूँ, पत्रकारिता में हूँ, मैं तब तक इतिहास की बातचीत करूँ। रामलीला मैदान में हमने कई सारे सियासी इतिहास को, कई सारे आंदोलनों के गवाह बने हैं। बीजेपी अब दिल्ली में अगर नए, कई सारे आंदोलनों के गवाह बने हैं। बीजेपी अब दिल्ली में अगर नए सिरे से अपनी सियासत को गढ़ने की कोशिश कर रही है, विकसित दिल्ली शपथ समारोह रखकर, तो रामलीला मैदान में ही हमने अन्ना आंदोलन को होते हुए देखा, रामलीला मैदान में ही अरविंद केजरीवाल की सियासत को हमने जन्म लेते हुए देखा, यहीं से एक नई पार्टी को जन्म लेते हुए देखा। और वहीं से अगर बीजेपी इस शपथ समारोह को लाकर एक भव्य जमावड़ा लगाकर अगर यहाँ पर इस शपथ समारोह को करवा रही है, तो जाहिर सी बात है इसके बड़े सियासी मायने भी हैं। और इसीलिए आप ये देखिए, ये पूरे जो सामने की सड़क है, ये पोस्टरों से अटी पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, बीजेपी के और भी नेताओं के, अलग अलग राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं उन सबकी पोस्टर तस्वीर लगी हुई है। आप ये देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर है, उसके बगल में देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर है, इसके बगल में प्रमोद सावंत की तस्वीर है। तो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन सबको सड़कों पर स्थान दिया गया है। बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कमांडोज भी यहाँ पर तैनात हैं। चूंकि दिल्ली है, दिल्ली सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील है, देश की राजधानी भी है, इसलिए उस हिसाब से इंतजाम भी किए जाते हैं। और एक बार तस्वीर दिखाइए सत्येंद्र, आप आइए इधर, आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं, या फिर बीजेपी के जो जानने वाले लोग हैं। आप लोग शपथ ग्रहण में जा रही है, शपथ ग्रहण में, शपथ ग्रहण में जाए एक महिला मुख्यमंत्री, हमारे को बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई? हम लोग शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में, ये बहुत बड़ा संदेश है दिल्ली को और देश को कि एक महिला मुख्यमंत्री बनाई जा रही है। ये महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान है। महिला के तौर पर आपकी फीलिंग, अपनी भावनाएं बताइए। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई, बहुत ही खुशी है कि हमारे देश की जो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, और देश में अब विकास भी होगा, काम भी होंगे, सब होगा। अब ये देखिए, महिलाओं का बड़ा जत्था दिनेश जी जा रहा है लगातार, चूंकि यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी के अरेंजमेंट है, मीटर डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, जिससे होकर यहाँ पर लोगों को गुजरना है, जो इस शपथ ग्रहण समारोह के चश्मदीद बनना चाहते हैं, इसके गवाह बनना चाहते हैं। और आप ये भी है राकेश की वही जगह है जहां से उत्थान हुआ था आम आदमी पार्टी का। इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये जो एनजीओ था, यहां से आम आदमी पार्टी बनने तक का सफर, वो उत्थान इसी जगह ने देखा है। पहला शपथ ग्रहण भी अरविंद केजरीवाल जी का यही हुआ था। और आज अरविंद केजरीवाल क्या सोच रहे होंगे वो संजीव कौशिक जी शायद बता पाए, लेकिन चारू प्रज्ञा जी की बात बीच में रह गई थी जब हमने ये शुरू किया। अमित हमारे संवाददाता अगर हमारे साथ जुड़ जाएं तो प्लीज उनसे कनेक्ट करिएगा, लेकिन तब तक चारू प्रज्ञा जी के पास एक बार फिर से चलता हूं। चारू जी से कल मेरी चर्चा हो रही थी कि चारू जी बहुत सारे लड्डू जीत की खुशी में उस दिन आपने खाए, और अब आगे कैलोरी मैनेजमेंट कैसे होने वाला है, तो आइए उनकी बात पूरी होने देते हैं। दिनेश जी धन्यवाद। देखिए बिल्कुल आज बहुत ही खुशी का दिन है, और लड्डू तो खाने पड़ेंगे, उसके बाद चाहे हम बार बार वॉक पर जाएं, तो ये वाले जो लड्डू होते हैं ना, जो खुशी के लड्डू होते हैं, उनकी कैलोरीज कभी लगती नहीं है। तो आज रेखा जी के नाम पर एक एक एक्स्ट्रा लड्डू सब लोग खा ले, क्योंकि तो आपके कुछ लोग आपके कुछ समर्थक और कार्यकर्ता जीत वाले दिन केजरीवाल जी के लिए भी लड्डू लेकर पहुंचे थे, तो संजीव कौशिक जी भी एड्रेस दे दें अपना। बिल्कुल नहीं, संजीव जी को तो पहले मुझे लड्डू भेजना जी, क्योंकि वो जिस मूड में बैठे हैं आज बात करने के लिए, उनको लड्डू ही देना पड़ेगा थोड़ा सा उनको खुश करने के लिए। पता है, क्योंकि दिनेश जी, संजीव जी जानते नहीं है
ये यमुना जी की सफाई कई साल पहले शुरू हो गई होती, अगर इनकी पार्टी कोर्ट ना गई होती यमुना जी की सफाई के खिलाफ। जब एलजी साहब ने ये सफाई पिछली बार शुरू कराई, आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में जाके कहा भाई ये कैसे कर सकते हैं, हम करेंगे और हम करेंगे के चक्कर में दिल्ली के 11 साल बीत गए। आप अभी कह रहे थे कि हम देश की राजधानी में रहते हैं, लेकिन सिंपल चीजों से हम परेशान रहते हैं। ट्रैफिक की स्थिति इतनी खराब है, जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, सांस लेने के लिए हवा, नल से आने वाले साफ पानी के लिए हम लोग परेशान रहते हैं। ये सारी परेशानी हमको आम आदमी पार्टी ने दी है और इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए अब रेखा जी आ गई है। हमारे मोदी जी हमेशा विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, रेखा जी अब वो ही करेंगी। और डेवलपमेंट इन दिल्ली लेड बाय अ वुमन, विकसित दिल्ली। हम पहले दिन से विकसित दिल्ली की बात करते हैं। जो हमने वादे किए हैं हम उनको पूरा करके दिखाएंगे, क्योंकि नियत होनी चाहिए वादे पूरे करने की। आम आदमी पार्टी की नियत मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं हमें बंगला गाड़ी नहीं चाहिए, उसके बाद शीश महल खड़ा कर देते हैं। कहते हैं कि भाई हम तो बड़े शरीफ साधारण लोग हैं, लेकिन शराब में इतना बड़ा घोटाला कर देते हैं। कहते हैं हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जिस दिन महिला को कुर्सी पर बिठाते हैं मंत्री के तौर पर, ये जो आप कह रही हैं ये असल में एक बड़ा ज्वलंत सवाल है इस समय आम आदमी पार्टी के सामने। कहा यह जाता है कि अगर आप किसी चुनाव में जीत हार लगी रहती है, एंटी इनकम्बेंसी भी काम करती है, प्रो इनकम्बेंसी सपोर्ट भी करती है, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर जो पार्टियों के लिए चिंता का हमेशा सबब रहता है, इमेज ना जाए, आइडियोलॉजी पर जो कह रहे थे उस पर चल नहीं रहे थे, ये वाला आभा मंडल ना बन जाए। लेकिन उससे पहले आइए देखें जरा कौन यह मनोज तिवारी असल में अभी कुछ कह रहे थे। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं वो कल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी आप देखेंगे जल्द अनाउंसमेंट होगा और हम सब बड़े प्रसन्न हैं। आज किस तरीके की भावनाओं के साथ कहां मौजूद है ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से ये समझने के लिए मैं चल रहा हूं कि ये असल में एक बड़ा सवाल है। संजीव कौशिक जी, क्या वो आभा मंडल कट्टर ईमानदार वाला आप कायम है? क्योंकि असल में रिसरेक्शन अगर किसी पार्टी का हो सकता है तो सब कुछ अगर खत्म हो जाए चलेगा, लेकिन आभा मंडल, कंडक्ट, कैरेक्टर ये इंटैक्ट रहना चाहिए। दिनेश भाई, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी और तमाम देश के उन राजनीतिक दलों के लिए आम आदमी पार्टी ने एक मिसाल पेश की है। एक अलग तरह की राजनीति करते हुए लोगों को मजबूर किया है, पार्टियों को मजबूर किया है कि आप हमारे रास्ते पे चलिए। लोगों ने देखा है देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से हमें रेवड़ीबाज और दिल्ली के लोगों को मुफ्तखोर कहते रहे, लेकिन आखिरी वक्त में उनको कहना पड़ा कि नहीं, ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और ये चलती रहेंगी, और उससे 2 कदम आगे जाके उनको घोषणा करनी पड़ी। जाहिर सी बात है ये बदलाव आम आदमी पार्टी की वजह से हुई। आज जो रामलीला मैदान में जो दृश्य दिखाई दे रहा है आपको, इसके जनक कौन है? सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने इस तरह से आम लोगों के बीच में इस तरह से शपथ ग्रहण समारोह को शुरू किया, इस तरह से लेना शुरू किया। उसके बाद में तो वही तो मैं अगर ये मान भी लूं तो गुरु गुड़ कैसे हो गया और चेला चीनी कैसे हो गया? कोई गुरु गुड़ और चेला चीनी की बात नहीं है। हमने कहा कि हम हारे थोड़ी ना है। दिल्ली की जनता ने हमारी भूमिकाएं बदल दी है। 10 साल तक हम काम करते रहे। दिल्ली की जनता ने कहा कि आप विपक्ष में रहकर थोड़ा काम कीजिए, इनको सत्ता में देते हैं, ये बहुत ज्यादा आगे आपसे 4 कदम आगे बढ़ के ये वायदे पूरा नहीं, सिर्फ इतना नहीं है, इतना नहीं है संजीव कौशिक जी, आप भी जानते हैं अगर ये ना कहा गया होता कि मैं आपके बीच में आ रहा हूं, आप मुझे वोट मत देना, अगर सरकार में नहीं बुलाओगे मैं समझ जाऊंगा आप ईमानदार नहीं मानते हो मेरे को। अगर आप वोट देकर सरकार में बुलाओगे तो आप मेरे को ईमानदार मानते हो। आपने इस पर एक तरीके से लोगों से ये कहा था कि आप इस बात पर वोट दे रहे हो। दिनेश भाई, 10 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाई, उसने बड़े शातिराना तरीके से इमेज को डैमेज करने का प्रयास किया, लगाने का प्रयास किया, और ये काम करने के लिए पूरे तंत्र का उसने इस्तेमाल किया। कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये जो कानूनी प्रक्रिया होती है, आप किसी के ऊपर FIR दर्ज करते हैं, जेल में भेजते हैं, ये लंबी प्रक्रिया होती है और आप सत्ता में केंद्र में बने हुए हैं, आपने उसका इस्तेमाल किया और छवि को खराब करने की कोशिश की। अब इस छवि से जब तक हम उभरेंगे, बाहर निकलेंगे, तब तक आपने सत्ता उसी के रास्ते प्राप्त कर ली। तो ये जो तरीका था भारतीय जनता पार्टी का, वो बेहद शर्मनाक रहा है। लेकिन आज स्वाति मालीवाल भी अभी दिखाई दी मुझे स्क्रीन में, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे संजीव कौशिक जी? जाहिर सी बात है, स्वाति मालीवाल क्यों नहीं दिखाई देंगी? वो दिखाई देना ही था उनको तो मंच पे बैठे हुए रहना। तो आजकल आपको जब दिखाई देती हैं स्वाति मालीवाल तो किस तरह के भाव आते हैं आपके अंदर? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करती रही है, कभी कामयाब होती है। मैं आपकी बात करता हूं, तो आप भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल हो गया है भारतीय जनता पार्टी का आपके लिए। दिनेश भाई, ये कामयाबी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। स्वाति मालीवाल यदि वहां पे दिखाई दे रही है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। खुल के लोगों ने देखा कि पूरे इलेक्शन में स्वाति मालीवाल किसके लिए कैंपेन कर रही थी। तो ये कुछ छुपा हुआ नहीं है इसमें कि हम कुछ ज्यादा रहस्य उद्घाटन करने की बात करें। आप भी समझते हैं और हम भी जानते हैं। तो ये शेखर अय्यर, आपके पास अवधेश जी आ रहा हूं। शेखर अय्यर सर, ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है
या मैं दिल्ली के संदर्भ में यह जानना चाह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल पैराडाइम शिफ्ट है या किसी भी दूसरे चुनाव की तरह कोई जीत या कोई हार है? देखिए, ये दूसरे चुनाव जैसे नहीं है। इसमें आप जैसे कहा कि ये पैराडाइम शिफ्ट है, अप्रोच में शिफ्ट है, और इससे आगे जो दिल्ली में पॉलिटिक्स बदलेगी। क्योंकि जब आम आदमी पार्टी आई थी इतनी उम्मीदों को लेकर, तभी हमें लग रहा था कि दिल्ली में विकास की पॉलिटिक्स होगी, लेकिन हमने धीरे धीरे क्या देखा, विकास की पॉलिटिक्स से ज्यादा केजरीवाल जी का अपना एम्बिशन फुलफिल करने के लिए एक पॉलिटिक्स शुरू हो गया था, जिसके वजह से जो 10 साल उनको मिला था दिल्ली को बहुत बढ़िया तरफ से बदलने का, वो मौका उन्होंने खो डाला। उसके बाद ये जो बात हो रही है, भाई इमेज डैमेज हुआ, ये हुआ, लेकिन हुआ क्यों? आपको जब मौका मिला था, ये डैमेज क्यों हुआ? किसने कहा था आपको एक्साइज पॉलिसी बदलने के लिए? किसने कहा था इतनी बढ़िया शीश महल? तो मैं यहां तस्वीरें बता दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण और पावरफुल तस्वीर है इस समय की। एलजी इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, और इसमें अब दिल्ली की जो अब मुख्यमंत्री होने वाली हैं वो आपको नजर आ रही हैं, और ये इस समय का एक पावरफुल फ्रेम है जो आपको दिखाई दे रहा है टाइम्स नाउ और भारत पर। तो ये क्या बातें हो रही हैं एलजी के साथ, ये महत्वपूर्ण है।